हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 4 है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द प्रोफेसर आस्क्स द स्टूडेंट टू डैश ऑन हर थीसिस आर्गुमेंट। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा कि जो उसका थीसिस थी उसको क्या करे, उसके जो उसने जो उस थीसिस में उसने जो तर्क दिया हुआ है, आर्गुमेंट दिया, उसका क्या करे। फ्रेजल वर्ब यूज करना है हमको। ठीक है, फॉलो अप का मतलब होता है कि एक्शन को बाद में देना। ठीक है, टू टेक एक्शन लेटर। एक्सपेंड ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज को और ज्यादा बढ़ा देना या फिर उसको और उसकी डिटेलिंग करना या एलोबोरेट कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। पॉइंट आउट का मतलब होता है हाईलाइट करना किसी चीज को, और कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो ये तो मीनिंग नहीं आ रहा है, पॉइंट आउट का मतलब भी नहीं आ रहा है। फॉलो अप, अब लेटर एक्शन क्या लेंगे, ये जो थीसिस का आर्गुमेंट है उसका प्रोफेसर उससे ये कह सकता है भाई उसकी डिटेलिंग करो और उसको एलोबरेट करो। ठीक है, और उसको बढ़ाओ। तो यहाँ पे ये मीनिंग आ रहा है। अब ये क्या था कि फ्रेजल वर्ब की मीनिंग पता होनी चाहिए थी हम लोग को, तभी हम इसको कर पाते। पॉइंट आउट और कॉल फॉर तो सभी को समझ में आ गया होगा। फॉलो अप भी अगर दिमाग लगाते तो हो जाता। तो एक्सपेंड ऑन ही जो है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा था, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फार फ्रॉम बीइंग अ लाइबिलिटी, एक तरीके से कुछ ऐसी बात कही गई है कि जैसे ये नुकसानदेह नहीं है। फार फ्रॉम बीइंग अ लाइबिलिटी, हिज डिसेंटिंग व्यूज, उसके जो एकदम अलग व्यूज थे, ऑफन सर्व्ड एज अ, उसने किस तरीके से काम किया है, एज अ टू कॉम्प्लेसेंसी विद इन द ग्रुप। जो कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाए, मतलब अपनी चीज़ों से, एक ऐसा ग्रुप जो अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाए। तो कह रहा था इसके जो अलग विचार हैं एक तरीके से, वो किस तरीके से इस ग्रुप के अंदर काम करते हैं, काउंटर वेट करते हैं। काउंटर वेट करते हैं मतलब ये जो आत्मसंतुष्ट होने वाली प्रक्रिया है ग्रुप के अंदर, उसके खिलाफ काम कर कर उसको बैलेंस करते हैं। मान लीजिए कि हम 4-5 लोग हैं, ग्रुप है, हम लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम 3 लोग ऐसा समझते हैं या 4 लोग ऐसा समझते हैं कि हमने बहुत बढ़िया कर लिया, मगर आप ये कह रहे हो नहीं, अभी भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत दुनिया से बहुत पीछे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग है इस ग्रुप के अंदर, वो क्या होगी, काउंटर वेट होगी। तो ये मीनिंग निकल रहा है। डेट्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी कोई नुकसान की वजह। ठीक है, कुछ हार्मफुल। तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। डिग्रेशन का मतलब होता है कि डेविएट करना, अपने रास्ते से भटक जाना। रेपुडिएशन का मतलब होता है रिजेक्शन। तो यहाँ पे ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। डेट्रीमेंट अगर रखेंगे, ऑफन सर्व्ड एज अ डेट्रीमेंट टू कॉम्प्लेसेंसी, अगर कॉम्प्लेसेंसी का मतलब पता है तो फिर डेट्रीमेंटल का कोई मतलब आएगा नहीं यहाँ पे। डिग्रेशन, सर्व्ड एज अ डिग्रेशन टू कॉम्प्लेसेंसी विद इन द ग्रुप। रेपुडिएशन, तो यहाँ पे बेस्ट जो मीनिंग आ रहा है वो किससे आ रहा है, काउंटर वेट से आ रहा है, कि जो आत्मसंतुष्टि की प्रक्रिया ग्रुप के अंदर है उसको काउंटर वेट करता है जो उसके डिसेंटिंग व्यूज हैं, जो उसके अलग व्यूज हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। द डायरेक्टर डिमांडेड द स्क्रीन प्ले बी डिवाइज्ड टू एलिमिनेट डायलॉग। एक चीज सर्च करना या पढ़ना, कहीं ढूंढना कि डिमांडेड के बाद ये यहाँ पे वर्ब की बी क्यों लगाई, वर्ब की बेस की फॉर्म क्यों लगी, ऐसा क्यों हुआ, इसको सर्च जरूर करना। ठीक है, कि डिमांडेड के बाद यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म क्यों आई और क्या कारण है, क्योंकि कल को इससे यहाँ से एरर आ सकता है। हो सकता है वो यहाँ पे टू बी रिवाइज कर दें, क्यों नहीं हुआ टू बी रिवाइज्ड। द डायरेक्टर डिमांडेड द स्क्रीन प्ले बी रिवाइज टू एलिमिनेट डायलॉग। डायरेक्टर ने ये डिमांड की कि स्क्रीन प्ले दोबारा किया जाए, मतलब जो भी स्क्रीन था या जो भी सीन था उसको दोबारा स्क्रीन प्ले किया जाए, कि वो उससे उन डायलॉगों को एलिमिनेट कर सके, हटा सके। कैसे डायलॉग, डायलॉग क्या है यहाँ पर, खुद में नाउन है। क्या आना चाहिए, कैसे डायलॉग, यहाँ पे एग्जेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, एग्जेक्टिव आना चाहिए। OUS एग्जेक्टिव है, आंसर यही है। सुपरफ्लुइटी ये क्या है, तो अब सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कोई एक अननेसेसरी चीज। ठीक है, ये इसका नाउन हो गया तो ये नहीं आएगा। LY लगा एडवर्ब तो ये भी नहीं आएगा। सुपरफ्लुअसनेस ये भी एक नाउन की ही फॉर्म है तो ये भी नहीं आएगा। तो सुपरफ्लुअस जो है यहाँ पे जो एज अ एडजेक्टिव काम करेगा डायलॉग के लिए। ठीक है, जो रिडंडेंट डायलॉग हैं उनको एलिमिनेट करने की यहाँ पर बात हो रही है। हार्डली हैड द मीटिंग बिगन, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, डैश द ऑडिटर्स डिमांडेड
एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर ने एडिशनल जो डॉक्यूमेंट थे उसकी डिमांड कर दी जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई। बहुत बार पढ़ा होगा, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, इनके साथ क्या यूज होता है, क्या यूज होता है बताओ, लिखने से पहले बताओ क्या यूज होता है, व्हेन यूज होता है, ठीक है। और नो सूनर के साथ क्या यूज होता है, नो सूनर के साथ क्या यूज होता है, देन यूज होता है। तो अब यहां बताने की जरूरत ही नहीं है, व्हेन ही हमारा आंसर होगा, व्हेन द ऑडिटर्स डिमांडेड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। The researcher was criticized not for what she published, but dash she chose to omit. कह रहा है जो रिसर्चर था वो उसका क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या उसने पब्लिश किया, इसलिए हुआ कि क्या उसने पब्लिश नहीं किया, क्या चीज ओमिट कर दी। क्या होना चाहिए यहां पर, बट वॉट शी चोज टू ओमिट। पहले तो कोई कोई हम लोग ग्रामर का रूल लगाते ही नहीं है, खुद समझो, खुद सोचो कि क्या आना चाहिए। वॉट, विच, दैट, फॉर वॉट। क्या विच यहां पे आ सकता है, बट विच शी चोज टू ओमिट। विच तो रिलेटिव प्रोनाउन है, विच से पहले खुद हमको एक नाउन चाहिए जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे रिलेटिव क्लॉज में। तो क्या विच यहां पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बात आई थी है वॉट की, दैट की, फॉर वॉट की। अब फिर से दिमाग लगाते हैं, बट दैट शी चोज टू एमिट, क्या चीज, दैट शी चोज टू एमिट। चलो देखते हैं इसको, बट वॉट शी चोज टू एमिट, बट फॉर वॉट शी चोज टू एमिट। अब अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए तो हम नॉट पे आते हैं, यहां पर नॉट बट, नॉट फॉर बट। यहां पे एक पैरेलल स्ट्रक्चर चल रहा है, नॉट फॉर एक्स बट फॉर वाई। एक्स के लिए नहीं बल्कि वाई के लिए, एक्स के लिए नहीं बल्कि वाई के लिए। तो नॉट फॉर, यहां पे फॉर है तो एक तरीके से हमको पैरेललिज्म फॉलो करना पड़ेगा, फॉर फॉलो किया हम लोग ने, ठीक है। अब तो आंसर समझ में आ ही गया होगा। अब फॉर जो है वो खुद में एक प्रीपोजिशन है, यहां पे आना चाहिए फिर प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, नाउन। मगर अब वॉट जब लग जाता है तो आपने पढ़ा ही होगा कि वो नाउन क्लॉज की तरह काम करता है। जब हम वॉट से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो भाई नाउन को लिया या तुम फिर नाउन क्लॉज को लिया हो, तो प्रीपोजिशन के बाद बस वो फॉर के बाद उन्होंने क्या कर दिया, वॉट शी चोज टू मिट, एक नाउन क्या कहते हैं क्लॉज यहां पे लग दिया, जो कि फॉर का एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डैश द इनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज, कह रहा है चैलेंज जो था, मुश्किल इतनी बड़ी थी, द वॉलेंटियर्स प्रेस्ड ऑन रिसोल्यूटली, मगर जो वॉलेंटियर था वो दृढ़ता से लगा रहा। क्या समझ में आ रहा है, चैलेंज बहुत बड़ा था मगर जो वॉलेंटियर्स था वो दृढ़ता से लगा रहा। कंट्रास्ट, क्या समझ में आ रहा है, कंट्रास्ट समझ में आ रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा गिवन, और गिवन का एक मतलब ये होता है कि या तो ये डिस्पाइट की तरह यूज होता है या फिर इन स्पाइट ऑफ की तरह यूज होता है। अब बताओ क्या डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ की तरह आपने डिस्पाइट और इन स्पाइट का ऑफ का यूज किया है। अगर अब मैं बोलूं कि गिवन, इस तरीके का अगर मैं लिखूं, गिवन हिज एज ही परफॉर्म्ड वेल, इसका क्या मतलब निकल रहा है आपके लिए, गिवन हिज एज ही परफॉर्म्ड वेल, मतलब उसकी एज को देखते हुए उसने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब उसकी एज हो सकती है 4 साल और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, मतलब कंट्रास्ट है। तो यहां पर क्या ऐसा सेंस आ रहा है, गिवन द इनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज द वॉलेंटियर प्रेस्ड ऑन रिसोल्यूटली, आ रहा है ना। तो ये तो आंसर हो सकता है, मगर फिर फॉर क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज क्यों नहीं आ सकता। फॉर और बिकॉज एक तरीके से फॉर और बिकॉज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फॉर का मतलब भी क्योंकि आ जाता है, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि आ जाता है। फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज, अब एक तरीके से रीजन दे रहा है, बिकॉज द, क्यों क्या कहते हैं, चैलेंज इतना बड़ा था, द वॉलंटियर्स प्रेस्ड ऑन रिसोल्यूटली, तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे फॉर और बिकॉज तो नहीं होगा। अब बात आती है ग्रांटेड की। ग्रांटेड को अगर यूज करना ही था तो इस तरीके से यूज करना चाहिए था, ग्रांटेड दैट द चैलेंज वॉज इनॉर्मस, इस तरीके से अखर लिखा होता तब तो चल जाता, ग्रांटेड दैट द चैलेंज वॉज इनॉर्मस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रांटेड का, अगर कुछ सोचें तो
ग्रांटेड के बाद दैट लगाया, दैट के बाद क्लॉज लगा दिया है। इस तरीके से ग्रांटेड के बाद दैट का होना जरूरी होता है, तो यहाँ पर तो दिया नहीं हुआ है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या था यहाँ पे, क्या था, गिवन द एनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज द वॉलंटियर्स प्रेस्ड ऑन रिसोल्यूटली। अब कुछ लोग सोचेंगे सर क्या इतनी डिटेल में पता होना जरूरी है? नहीं, इतनी डिटेल में पता होना जरूरी नहीं है। अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर से कोई मीनिंग नहीं आ रहा, बिकॉज से कोई मीनिंग आ रहा है, और ग्रांटेड हम कभी पढ़ते ही नहीं है इस तरीके का सेंटेंस। तो गिवन द ही एनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज था। इस तरीके के सेंटेंस कई बार आपने पढ़े होंगे, गिवन हिज एज ही परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। तो यहां से हम ये चीज समझ सकते हैं, इसका मतलब गिवन जो है वो कंट्रास्टिंग सेंटेंस के लिए यूज होता है। नॉट अंटिल द ऑडिटर्स हैड सबमिटेड देयर एग्जॉस्टिव रिपोर्ट, जब तक ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की, डैश द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर लैप्सेस बिकम एविडेंट, तब तक जो प्रोसीजर की जो कमियां थी वो सामने नहीं आई। नॉट अंटिल दिखा मुझे, नॉट अंटिल कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नॉट, नेवर, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, इनसे वर्ड अगर इनसे जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है तो हम इनवर्जन देखते हैं आगे सेंटेंस में। द ऑडिटर्स हैड सबमिटेड, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है और एक तरीके से पास्ट की बात हो रही है। देयर एग्जॉस्टिव रिपोर्ट, द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस बिकम एविडेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या रखें हम, डिड रखें, देखो हैड तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक बार पास्ट परफेक्ट की बात हो चुकी है और हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट जब हम तब यूज करते हैं जब दो इवेंट हो रहे होते हैं पास्ट में, ठीक है। तो अगर हम दो दो पास्ट परफेक्ट यूज कर देंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। वॉज, चलो वॉज को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट की बात है। हैज यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज किया हम लोग ने पहले वाले सेंटेंस में, तो हैज भी यूज नहीं करेंगे। क्या हम डिड का यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, डिड भी सिंपल पास्ट में आता है, चलो ठीक है। अगर हम यहां पे रख दें वॉज, हैड सबमिटेड देयर एग्जॉस्टिव रिपोर्ट, वॉज द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस बिकम। अब एक चीज देखो, बिकम जो है वो अपने वर्ब के बेस फॉर्म में है और डू डज डिड के बाद ही वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे वॉज रखें, डिड रखें? यहाँ पे डिड रखना जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से दिख रहा है हमको कि डिड के बाद ही जो वर्ब की जो फॉर्म आई है वो बेस फॉर्म आई है, बिकम आई है, तो वॉज भी गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। He devoted himself to the cause dash body and soul। ये ईडीएम है, जरा दिमाग लगाओ, ये एक ईडीएम है, अगर पढ़ा हो गई। कह रहा है कि इसने अपने आप को डिवोट कर दिया उस कॉज के लिए पूरे दिल दिमाग के साथ, पूरी जान लगा दी उसमें। क्या होना चाहिए यहाँ पे, विद बॉडी एंड सोल, बाई बॉडी एंड सोल, इन और हार्ट बॉडी एंड सोल। हार्ट तो नहीं होगा, टू द कॉज हार्ट एंड बॉडी एंड सोल, पढ़ के ही अजीब सा लग रहा है, नहीं होगा। अब ये होता है, ये है ईडीएम, कुछ होती है फिक्स्ड ईडीएम जो सबको पता है, तो ये होता है विद बॉडी एंड सोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, विद बॉडी एंड सोल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। डैश ऑनेस्टी इज वैल्यूड, ऑनेस्टी जहां पे वैल्यू की जाती है, जिस ईमानदारी की जहां पे वैल्यू होती है। ट्रांसपेरेंसी इज इंडिस्पेंसिबल, वहां पे जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। वाइल, वाइल का यूज हम लोग कर सकते हैं क्या यहाँ पे? वाइल तो कंट्रास्ट के लिए दिखाया जाता है, जैसे कि वाइल ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, मतलब वो रिच भी है और वो दुखी भी है, तो ये कंट्रास्टिंग दोनों सेंटेंस हुए, वहाँ पे यूज किया जाता है। वेयर एज की भी वही कहानी है, तो ये दोनों तो यहाँ पे होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों सेंटेंस देखो कंट्रास्टिंग नहीं लग रहे हैं। वेयर, वेयर का मतलब एक तरीके से होता है, जैसे अब मैं बोल दूं वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आग होगी, ठीक है। वेयर डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रिजल्ट्स इंप्रूव, जहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे रिजल्ट जो है इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। वेन जो है वो टाइमिंग के लिए होता है, वेन ऑनेस्टी इज वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी इज इंडिस्पेंसिबल, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, वेयर है, वेयर ऑनेस्टी इज वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी इज इंडिस्पेंसिबल। The physician spoke dash अवॉइडिंग टेक्निकल जार्गन सो पेशेंट्स कुड अंडरस्टैंड। जो फिजिशियन था उसने कुछ इस तरीके से बोला कि जो टेक्निकल जार्गन था, मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स थे उनको अवॉइड किया ताकि जो पेशेंट था वो उसको समझ सके। किस तरीके से बोला, परस्पिक्यूशली, ये तो एडवर्ब हो गया, परस्पिकेशियसली ये भी एडवर्ब हो गया, परस्पिक्यूटी ये क्या हो गया, नाउन हो गया, परस्पिंगरिंगली ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसकी मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा मीठा,
ठीक है, तो ये नहीं होगा। परस्पिक्यूटी का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, ये नाउन है तो हमको नाउन की जरूरत नहीं, किस तरीके से बोला, ये वर्ब किस तरीके से की गई, ये बात हो रही है यहाँ पर। परस्पिकेशियसली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये मीनिंग नहीं है यहाँ पे। परस्पिकेशियसली का मतलब होता है क्लियरली। अब दोनों के प्रोनाउंसिएशन में और दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ यू और ए का अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा अंतर है, CIUES का है, मतलब फिर भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस और इसका मतलब होता है क्लियरिटी। एक मैं साफ कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, दोनों को देख लो। इसका बी का मतलब होता है इंटेलिजेंस और इसका मतलब होता है क्लियरिटी। तो इसने जो बात करी है वो बहुत ही क्लियर तरीके से बात की है ना, इसने बहुत साफ तरीके से बोला है, इसलिए यहाँ पर हमको ए चाहिए, तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।